नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। हवाई उड़ानों में बहुत ज़्यादा देरी, एयरपोर्ट पर लंबा बढ़ता इंतज़ार और यात्रियों की हताशा और एक के गुस्से से कई उनके गुस्से की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोहरे का असर तो ऐसा रहा कि कई ट्रेनें भी घंटों लेट चल रही हैं। यात्रियों का गुस्सा इस बात पर था कि घंटे फ्लाइट इतनी जो फ्लाइट से क्यों डिले हुई तो बताया क्यों नहीं गया। और विमान कंपनियों की लाचारी ये थी कि एक बड़ा कारण घना कोहरा रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो पा रही थी। दिल्ली में जिस रनवे पर फॉग को मात देने वाले उपकरण लगे हुए हैं वो रनवे ऑपरेशनल नहीं था। हालात तब ज्यादा बिगड़े जब एक फ्लाइट में एक गुस्साए यात्री ने देरी के चलते पायलट को ही घूंसे चढ़ दिए और गोवा जा रही फ्लाइट जानी थी, लेकिन 12 घंटे देरी हुई, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और बहरहाल आपको बता दें इस यात्री पर कार्रवाई हो गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर हालात का संज्ञान लिया, दिल्ली के हालात के लिए एक्शन प्लान ऐलान किया। उन्होंने एयरपोर्ट को चौथा जो रनवे है जल्द शुरू करने के आदेश भी दे दिए। तो क्या कहा है नागरिक उड्डयन मंत्री ने, आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में कल ऐसा कोहरा देखा गया जो पहले कभी नहीं था। विजिबिलिटी कई घंटों तक कम ज़्यादा होती रही। सुबह 5 से 9 बजे के बीच तो हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए अफसरों को कुछ समय के लिए जो कैट 3 रनवे पर भी परिचालन रोकने पर मजबूर होना पड़ा। CAT 3 रनवे पर जीरो विजिबिलिटी के हालात में परिचालन नहीं हो सकता है। ये फैसला मुसाफिरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया, क्योंकि विमानन क्षेत्र में मुसाफिरों की सुरक्षा सबसे अहम है। लेकिन आने वाले वक्त पे हालात को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो मेरा सभी मुसाफिरों से निवेदन है कि मुश्किल वाले इस वक्त में हमारा साथ दें। मुसाफिरों को कम से कम असुविधा के लिए सभी संबंधित लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और गलत व्यवहार की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी हालत में बड़ी सख्ती से कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संबंधित लोग कोहरे की वजह से पैदा हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। तो ये मंत्री ने लिखा है। और इस कार्यक्रम में फिलहाल देश की बात में हम मौसम की वजह से जो विमानों रेलगाड़ियों के सफ़र करने में लोगों को परेशानी हो रही है, अगर आप परेशान हुए हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 8377088377 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जो आपको बता दें पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं एयर इंडिया के जितेंद्र भार्गव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भार्गव जी जुड़ने के लिए। आप तो हमें विमानों की जो डिले है उसकी समस्या के बारे में बताएंगे। कई मुसाफिर आज बहुत परेशान हुए हैं, तस्वीरें और जानकारियां सामने आई हैं। सर, आपका क्या असेसमेंट है, जो ये स्थिति उत्पन्न हुई क्यों हुई होगी ऐसी? दिल्ली में देश की राजधानी है, इतना डिले और जानकारियां नहीं, और एयरपोर्ट के अंदर के जो दृश्य तमाम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वाकई चिंताजनक है। देखिए, दिल्ली की ना ज्योग्राफिकल लोकेशन क्योंकि नॉर्थ में है, ज्यादा ठंडक होती है, तो उसके कारण फॉग भी होती है। एक तो मुख्य कारण ये है। और ये बात पैसेंजर्स को समझनी और मीडिया को समझने की है कि कोई एयरलाइन नहीं चाहेगी कि उसकी फ्लाइट डिले हो या डाइवर्ट हो, उनके पैसेंजर्स को किसी प्रकार की असुविधा हो। तो जब उनके पास एक स्थिति ऐसी हो जाती है जो कि उनके काबिलियत के बाहर है, मतलब, तो उस तब ये होता है कि नहीं हो पा रहा है, फ्लाइट नहीं चल रही। अब क्या होता है कि जब फॉग आती अनअनाउंस्ड है, किसी को नहीं पता होता 12 घंटे पहले कि कल सुबह फॉग होगी, तो फ्लाइट की जो शेड्यूलिंग की जाती है, पैसेंजर्स चेक इन करने के लिए आ जाते हैं, फिर फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करती है, क्योंकि तमाम एयरलाइन एक एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उनको एक सीक्वेंस बनाया जाता है। क्योंकि एक बड़ी कंप्लेंट ये होती है पैसेंजर्स की कि हमको नहीं बताया गया कि हमारी फ्लाइट कितनी डिलेड है, कब टेक ऑफ करेगी। रियलिटी ये है कि एयरलाइंस को भी नहीं पता लग सकता, वो भी किसी एक्यूरेसी से नहीं बता सकते हैं कि फॉग कब खत्म होगी और हमारा कौन सा नंबर होगा आपकी फ्लाइट की। अगर गोवा जा रही है, चेन्नई जा रही है, हैदराबाद जा रही है, उसके कौन सा सीक्वेंस क्या है। तो ये जो ऑपरेशनल रियलिटीज हैं, इससे पैसेंजर्स को अवगत कराना आवश्यक है कि वो समझे सर, कि ये फॉग है। ये फ्लाइट बिल्कुल सही आपने कहा, जो ऑपरेशनल रियलिटीज़ हैं
और ये एक ही फ्लाइट में, किसी एक एयरलाइन का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि 2-3 एयरलाइंस के नाम सामने आए जिसकी ये परिस्थिति बनी और उनके तमाम यात्रीगण बहुत परेशान रहे। और हम समझ सकते हैं कि एयरलाइंस की भी अपनी चुनौती है। लेकिन सर कई सालों से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसा रनवे है जैसे विदेशों में होता है, ज़ीरो विजिबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं। अब हमने देखा है मंत्री जी ने बोला है कि भाई उसको ऑपरेशनल करें, लेकिन वो क्यों नहीं होगा? ये क्या परिस्थिति बनी? क्योंकि यही तो कुछ दिन होते हैं जब फॉग ज़्यादा होता है। देखिए 10-15 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट को कैट 3B कंप्लाइंट बनाया गया था। कैट 3B में क्या होता है कि आपके पास जब लैंडिंग कर रहे हैं और 50 मीटर की विजिबिलिटी आप लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ के लिए 100 मीटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या आवश्यक होता है कि एयरपोर्ट कंप्लाइंट हो, कैट 3 कंप्लाइंट, एयरक्राफ्ट कैट 3 कंप्लाइंट हो, और उसके अंदर पायलट्स हैं वो कैट 3 कंप्लाइंट। तो प्रत्येक एयरलाइन की कोशिश ये होती है कि हमारे पास जितने कैट 3B ट्रेन पायलट्स हैं उनको दिल्ली अराइवल डिपार्चर के लिए रोस्टर किया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि फॉग बिना बताए आती है, तो आप जब वीकली रोस्टिंग करते हैं पायलट्स की, ये नहीं हो सकता है कि मेरे को थर्सडे को एक कैट 3 ट्रेन पायलट्स है लेकिन फॉग थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को है, तो उसके बाद में उसका रेस्ट पीरियड चालू हो जाएगा कि वो पायलट दोबारा ऑपरेट नहीं कर सकता अगले 24 घंटे के लिए। तो ये बिल्कुल ऑपरेशनल सही आप बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही कि ये 1 महीना जो हो इसके लिए प्री प्लानिंग पहले से कर देनी चाहिए, तो शायद ये समस्या ना हो। आप रुकिए जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? के लिए एक चीज जानने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जो इल्जाम एयरलाइन पर लगाया जा रहा है कि आपके पास एडिक्वेट नंबर कैट 3 ट्रेन पायलट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, उसके अंदर मेरिट है। लेकिन अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि 2023 के अंदर में इंडिया ने 133 नए हवाई जहाज ऐड किए, प्रत्येक हवाई जहाज के लिए 6 से 7 सेट्स यानी कि 12 से 14 पायलट की आवश्यकता होती है। अब आपके पास 1800 से 2000 नए पायलट्स चाहिए थे नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए। अगर आप इन पायलट्स को ग्राउंड करें, जैसे कि हमको कैट 3 ट्रेनिंग के लिए उनको सिमुलेटर में दें और ट्रेनिंग देंगे, तो उसका सीधा असर पड़ेगा फ्लाइट शेड्यूल के ऊपर। अगर वो नॉर्मल टाइम में फ्लाइट कम करेंगे तो उसका सीधा असर पड़ेगा फेयर्स के ऊपर। तो जो कि आप समझें कि एयरलाइन तो चाहेगी कि कुछ इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि एयरलाइन के बाहर है, लिमिटेशंस हैं इसके ऊपर में। तो ये क्योंकि पैसेंजर्स अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो जब से कल हमने इंडिगो वाले फ्लाइट के ऊपर इंसिडेंट देखा कि वो सीधा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जहां तक पायलट्स पैसेंजर्स का एयरपोर्ट टर्मिनल में ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर में, रेस्टोरेंट्स के अंदर में खाने की चीजें बहुत महंगी होती हैं, हर एक पैसेंजर अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर वो 6-8 घंटे वहां पर भूखा रहेगा तो स्वाभाविक है उसको गुस्सा आएगा। तो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम पायलट की हम पैसेंजर्स की तरह सोचे और उनके लिए जो सुविधा देनी है उसको बताएं कि कैसे एयरपोर्ट में रखा जा सकता है। जी सर, एक कॉलर का फोन है हमारे साथ, विश्वजीता दास उड़ीसा से हमारे साथ हैं। जी बताइए, आपके पास क्या समस्या हुई आपके साथ? एक्चुअली मैम, हमने भी भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए टिकट करवाया था कल के लिए, लेकिन वो अचानक अभी आज 2 बजे बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया, पहले तो बताना चाहिए था। लेकिन वो जो रिफंड कर रहे हैं वो, उसको हमने तो 42,000 दिया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि वो 2,000 रुपीज हम काट लेंगे और वो भी कन्वीनियंस चार्ज। अरे हमारी क्या गलती है कन्वीनियंस चार्ज के लिए? वो उनकी गलती है कन्वीनियंस चार्ज। और हमने जो अभी टूर पैकेज जो किया था वो तो अभी पैसे हमें वापस नहीं करेंगे ना, तो हमारे तो सारे तरफ ही लॉस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं विश्वजीता। जितेंद्र जी, आप इस पे कुछ रोशनी डाल पाएंगे? ये कन्वीनियंस चार्ज ये क्या? बिल्कुल, मैं सिंपैथाइज करता हूँ पैसेंजर से, उनको पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए। चाहे एयरलाइन ये कहे कि मेरे को तो इतना पैसा मिला था, बाकी जो ट्रैवल पोर्टल होते हैं makeMyTrip.com या एजेंट जिनके थ्रू बुक किया उन्होंने कन्वीनियंस फी चार्ज की है। ऐसे मौके पर पूरी इंडस्ट्री को एक होके करना है कि मेरे लिए ये पैसेंजर है, ये अननेचुरल रीजन है कैंसिलेशन का। ना एयरलाइन को नुकसान होना चाहिए, ना पैसेंजर को होना चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है इस समय कि एयरलाइन शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल पैसेंजर्स कि आपकी अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, आपको बिना पूछे हुए हम आपको रिफंड देंगे पूरा का पूरा।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बात आपने कही है कि ये बिल्कुल एयरलाइंस की क्रेडिबिलिटी की बात होती है और आप एयर इंडिया से जुड़े रहे हैं, पूर्व कार्यकारी निदेशक रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज़मीनी हालात सर समझते होंगे। और यही अच्छा, मुझे बताया जा रहा है एक ज्ञानचंद भारती पटना से हैं। ज्ञानचंद भारती पटना से हैं जी। ज्ञानचंद जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो जी। हाँ, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रेन में जर्नी के दरमियान अगर किसी तरह की घटना होती है तो उससे भी इस नंबर से सॉल्यूशन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। इस माफ़ी चाहूँगी, भार्गव जी एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने अपनी बात रखी क्योंकि हमने ये सोचा है कि जो ट्रेन में भी हमारे इतने सारे यात्रीगण हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से वहाँ पे भी बहुत देरी हो रही है। तो हमारे साथ एक और मेहमान हैं, जुड़ रहे हैं, कॉलर अहमद सिद्दीकी, मुंबई से इनका फ़ोन आया है। जी अहमद साहब, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्ते। मैम मेरी फ्लाइट थी 6 तारीख की सितंबर की, और मैं एयरपोर्ट पे काउंटर पे पहुंचा 45 मिनट पहले। मैम इन लोगों ने रात भर मुझे वहां बिठाया, बोला फ्लाइट आप लेट हो गए हैं, कैंसिल हो गई, अब दूसरी फ्लाइट 6 बजे की है, आप उस पर जाइए, और पे एक्स्ट्रा मनी 5000 एंड समथिंग इन लोगों ने लिया, मैं और मेरी वाइफ। इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की मैम, ये सुनने को नहीं तैयार। ये लोग बोलते हैं, धमकी दे रहे थे कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी या टिकट कैंसिल हो जाएगा, यू टेक सेकंड टिकट मॉर्निंग 6 o'clock। रात भर मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे बॉम्बे में बैठे रहे मैम। ये बिहेव एकदम गंदा है इन लोगों का, नहीं अच्छा है मैम। अच्छा भार्गव जी, कुछ आप कह सकते हैं इस पर? देखिए, डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए एक चार्टर बनाया हुआ है पैसेंजर्स के हित के लिए कि अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल होती है और उनको इंटीमेट नहीं किया जाता है और कितने घंटे के लिए फ्लाइट है, उनको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए, चाहे होटल हो, चाहे उनको रिफ्रेशमेंट का कूपन दिया जाए, ये सब एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। अगर उनके साथ ये एयरलाइन ने उनको नहीं दिया है तो मेरा ये उनको सुझाव होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री का, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एयर सेवा पोर्टल है, वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट को लिखे, वहां से उनको जरूर जवाब मिलेगा कि एयरलाइन ने अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और इनको पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन वहां से मिलेगा। बिल्कुल। भार्गव साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि अब हमारे यहाँ ऑनलाइन चीज़ें बहुत हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं, पेमेंट तो कितना आसान हो गया, फ़ोन से आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये रिड्रेसल होता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई आप वेबसाइट पे जाइए, ये कितना इफ़ेक्टिव है या ये कितना जल्दी, क्या इसमें पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आया है? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर सेवा हमारे यहाँ अभी भी हम देखते हैं कि इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा है। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर में। एक तो पहले होता है कि आप एयरलाइन को कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हुआ, मेरे को आप मेरे टिकट रिफंड दीजिए, कॉम्पेंसेशन दीजिए। नहीं मिलने के ऊपर में आप एयर सेवा पोर्टल में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है जो अल्टीमेट चीज है जहां से आपको जवाब अवश्य ही आएगा, वो है पीएमओ में जो ग्रीवांस सेल है, वो विदिन 72 आवर्स आपको जवाब देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी जानकारी लेते हैं, उसके पश्चात एक्शन होता है। मेरे कई लोगों ने इसको यूज किया है और उनको बहुत जल्दी पूरा सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिला है या कॉम्पेंसेशन वापस दिया। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए। कोहरे के चलते बीते 2 हफ्तों से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बड़ी संख्या में लंबी दूरी की ट्रेनें लेट चल रही हैं। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली आने वाली तेजस एक्सप्रेस आज 3 घंटे की देरी से पहुंची। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने कुछ यात्रियों से बात की। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पे अमूमन सुबह के वक्त में करीब 20 से 30 गाड़ियां देरी से आती हैं और धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला जाता है तो इन देरी से आने वाली गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। और दरअसल इसके पीछे जो स्मॉग कह लें, फॉग कह लें, उसकी एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ती है, और उसको लेकर हम यात्रियों से समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी मुश्किलें ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। सामान्य ट्रेनों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी भी देरी से चल रही है, और ये तेजस राजधानी है जो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली पहुंची है और करीब
3 घंटे की देरी से पहुंची है। यात्रियों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी चुनौती या चिंता कितनी बढ़ जाती है जब कोहरे का वक्त होता है और ट्रेन देरी से चलती है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं जिनसे बात करते हैं। ये 3 घंटे के करीब देरी से पहुंची है। 3 घंटा देरी से आ रही है। हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। हम लोग को मैयत में पहुंचने का था, 8:30 बजे का टाइम था। अभी तक गाड़ी लेट चल रही है, सब कोहरे की वजह से लेट आई है गाड़ी। तो आप देरी से पहुंचेंगे? देरी से पहुंचेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी चिंता और चुनौती कितनी बढ़ी होगी। सर, ट्रेन देरी से आई है, करीब 3 घंटे के आसपास देरी से। आप लोग की मुश्किल कितनी बढ़ती है सर? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब सारा रूटीन जो है दिन का ऑफिस का जो है, ऑफिस में 2.5 घंटे लगे, ये सोच के आते हैं इस ट्रेन से कि टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ बॉम्बे से आया हूँ ना मैं तो, लेकिन यहाँ पर अब बता दिया आगे तो वही 2-2.5 घंटे मतलब लेट हो गए। नॉर्मली 3 घंटे के आसपास। नॉर्मली ये लेट नहीं होती, अच्छी ट्रेन है। पहली बार जैसे मतलब ये मैं हुआ हूँ लेट इस ट्रेन से। ऑफिस वाली एक समस्या, बस और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीजें। तो चिंता चुनौती है कई लोगों के मन में, क्योंकि देरी जब होती है तो कई सारे जो काम होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और जो फॉग सेफ डिवाइस है वो करीब 1000 ट्रेनों में, जो दिल्ली बाउंड ट्रेन है उसमें इंस्टॉल्ड भी है, लेकिन दलील सिर्फ ये होती है कि कोहरे के मौसम में विजिबिलिटी कम होती है। विजिबिलिटी से रफ्तार पर असर पड़ता है, रफ्तार धीमी करनी पड़ती है और उसकी वजह से ट्रेन में देरी होती है। लेकिन पहले की तुलना में नॉर्दर्न रेलवे ये जरूर कह रहा है कि इन ट्रेनों की देरी में थोड़ी सी सुधार जरूर हुई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और एक और कॉलर का फोन आया है। शुभम यादव हैं बलरामपुर से। जी शुभम, क्या तकलीफ रही आपकी? मैम, मैं अभी दिल्ली से बलरामपुर आ रहा था और मेरी ट्रेन हमसफर है वो 12 घंटे लेट है, तो बहुत दिक्कत आ रही है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ सकते हैं कि 12 घंटे का डिले बहुत तकलीफदेह होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपकी आसपास व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन ये कोहरे के चलते बचाया जा रहा है कि इस तरह के हालात देखने को मिलें कि जो हमारे यात्रीगण हैं, चाहे एयरलाइंस के हों या रेलवेज़ के, उनको मुश्किल झेलनी पड़ी है। एक ब्रेक लेते हैं हम देश की बात में थोड़ा सा, उसके बाद हम अयोध्या धाम चलेंगे। बात अयोध्या धाम की। आज साफ हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अरुण योगीराज मैसूरू निवासी मूर्तिकार की मूर्ति का चयन हो गया है। 11 ट्रस्टियों ने मूर्ति का चयन किया। उन्होंने केदारनाथ जी में शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई थी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल से शुरू हो जाएगी। राम मंदिर परिसर के अंदर यज्ञशाला बनी है। 9 कुंड, 120 वैदिक पुजारी बुलाए गए हैं। गणेश्वर शास्त्री और कमलेश्वर दीक्षित की देखरेख में कल से जो यजमान होंगे वो 22 जनवरी तक रहेंगे। ये जानकारी भी सामने आई है कि 20 और 21 को अयोध्या में राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी होगी मूर्ति और मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो होगा। 22 जनवरी को गर्भगृह 2 बजे के बाद आमंत्रित लोग दर्शन कर सकेंगे। सुबह 10 बजे सभी आमंत्रित लोगों को प्रवेश करना होगा, ये जानकारी है। और आपको सुनाते हैं कि चंपत राय ने क्या कहा। अरुण योगीराज, मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है। वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज।
और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। उधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। कांग्रेस ने इस यात्रा से पहले एक नारा दिया है, सबके राम चलो अयोध्या धाम। आज सुबह 9:13 पर खरमास समाप्त होने के बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में सभी नेता लखनऊ से रवाना हुए और अयोध्या पहुंचे। इन्होंने सबसे पहले सरयू में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरयू घाट पर हैं, आप देख सकते हैं अभी वो एक स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दौरा निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीपेंद्र हुडा जो सांसद हैं, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ यहाँ पर हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हैं, अजय राय हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं, इनके साथ ही एक पूरा प्रतिनिधिमंडल है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का। और इससे पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया, उसके बाद कई आरोप लगे कांग्रेस की मंशा को लेकर जनवरी 22 के कार्यक्रम को। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं। और अभी अभी इनका स्नान पूरा हुआ है, इसके बाद ये हनुमानगढ़ी जाएंगे। दीपेंद्र, एक सवाल था, आपके दौरे का मकसद क्या है? एक छोटा बयान दे दें। देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्री राम लल्ला जी के पावन दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं पहले भी आता रहा हूँ, मैं पिछले वर्ष भी यहीं अयोध्या में श्री राम लल्ला जी के दर्शन करके मैंने जो है यहीं से ऊर्जा ली, और पिछले 1 वर्ष से लगातार मैं जो है एक छोटा सा आज खड़गे और सोनिया गांधी ने जो इनविटेशन स्वीकार नहीं किया दीपेंद्र, उसको लेके बीजेपी बहुत आरोप लगा रही है। आज अभी राजनीतिक कोई मैं उत्तर नहीं दूंगा। आज केवल जो हम भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सब में हैं, हम एक ही हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और भगवान राम पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के हैं, और आज उसी भावना से हम यहाँ पे आए हैं। निश्चित तौर पर तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण दौरा है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के कुछ और नेता हैं जो बात कर रहे हैं। तो अवसर जिंदगी में बार बार आए, यही हम काम। अविनाश सर, एक सवाल था, आपके दौरे का मकसद क्या है? एक समझना चाहता हूँ, बस 1 मिनट बस। ये मकसद प्रभु राम जी के चरणों में अपनी आस्था के प्रति, जो हमेशा में, ये पहली बार नहीं है, कईयों बार मैं राम जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में, परसों हमने कृष्ण भूमि के दर्शन लिए, तो कृष्ण भूमि के दर्शन लेकर आज राम जन्मभूमि के दर्शन लेने आए हैं। तो ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में प्रभार संभालने के बाद यहाँ के संगठन के साथ साथ उत्तर प्रदेश हमेशा से मेरे दिल में बसा रहा है। मेरी आस्था प्रभु राम के प्रति, प्रभु कृष्ण के प्रति हमेशा से रही है। और आम आदमी पार्टी भी राम के नाम कार्यक्रम के तहत अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को पर्व की तरह मनाएगी। दिल्ली विधानसभा के ही हर सीट पर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज इसका ऐलान किया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी अपने तरीके से इस महाकाम में सहयोग करके गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं रामलला के उन पड़ोसी मुसलमानों से जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के ठीक बगल में लकड़ी की एटाल नूर आलम की है। सदियों से उनका परिवार यज्ञों के लिए आम की लकड़ी और यज्ञ की बेदी बनाने का काम करता है।
लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इनको एक अनोखा काम मिला है। अब ये अपनी जमीन पर भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। 22 जनवरी को जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हों तो उनके खाने के इंतजाम नूर आलम की जमीन पर होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो मेहमान हैं हमारे, और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लोगों के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम की जाए। और हमारे बाबूजी तो उन्होंने तो सिर्फ इतना ये चीज़ में हमसे कहा है कि यहाँ पर अनाज रखा जाएगा, यहाँ बनेगा और बनने के बाद में सब चीज़ रोड पे बटेगी। और वो लोगों की सहूलियत के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, और इसमें किसी को हमारे ख्याल से तो गलत नहीं मानना चाहिए। हमको जो बेहतर लगता है वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही करते रहेंगे। अयोध्या में राम पथ बनाने के लिए 30 से ज्यादा मंदिरों और 9 मस्जिदों को हटाया गया। राम जन्मभूमि से महज 100 मीटर दूर इस मस्जिद का एक हिस्सा टूटा भी, लेकिन मस्जिद की देखरेख का काम करने वाले अयोध्या के अंजुमन मुहाफिज मकबीर मसाजिद कमेटी के महासचिव मोहम्मद आजम कादरी बताते हैं कि एक मस्जिद को छोड़कर बाकी पर कोई विवाद नहीं है। अयोध्या हमेशा सर्वधर्म समभाव की नगरी है। इसको गंगा जमुनी तहजीब की नगरी कहते हैं। यहाँ पे हमेशा प्यार मोहब्बत भाईचारा हमेशा कायम दायम था। यहाँ के हिंदू मुस्लिम हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तकलीफ तब होती है जब बाहर के कुछ असामाजिक तत्व के टाइप के लोग जब यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ आते हैं, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, तभी यहाँ पे कोई ऐसी बातें होती हैं। अदर यहाँ के रहने वाले जो बासिंदे हैं, कभी आपस में कभी किसी तरह का कोई, वो हमारे ईद में आते हैं, मैं उनके होली में जाता हूँ, हम लोग मिल करके साथ एक दूसरे से त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से अपना गम अपना खुशियाँ जाहिर करते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिट्टी में या शादी ब्याह में जाते आते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई ऐसी भेदभाव नहीं है, और ये आज से नहीं, हम लोग के दादा पदा पुरखों से चला आया है। ये बहुत ही तहजीब की नगरी है, यहाँ पे आपस में कोई रार नहीं है। ये अयोध्या के निवासी हैं जिनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विनय और राजा दशरथ जैसा प्रेम है। यही वजह है कि इन लोगों के सहयोग से राम की नगरी अयोध्या आज बदलाव का प्रतीक बन रही है। प्रवेश नगर कीजय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर आपके हृदय में ईश्वर हैं तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो पूरा ही होगा। बस हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से विनय और सहनशीलता सीखने की जरूरत है। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में भारत, आप बता दें आपको, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन आज रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन रहा। मणिपुर के पश्चिम इम्फाल से ये यात्रा गुजरी। आज यात्रा की शुरुआत सेकमई से शुरू हुई और सेनापति पहुंची, और आज रात तक नागालैंड पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां रात्रि में विश्राम होगा इस यात्रा का। इस यात्रा का आज दूसरा दिन है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, इसका ऐलान बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया। आज अपने जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बीएसपी को चुनावों में नुकसान होता है और इसलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बेहतर नतीजे आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम में धांधली और बेईमानी की खबरें आती रहती हैं, जिससे बीएसपी को बड़ा नुकसान होता है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए उसे संकीर्ण सोच वाला और सांप्रदायिक बताया और कहा कि अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी है। अरे मेरी बात तो खत्म कर ले दो पहले। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट
व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार पैदल ही सीएम आवास से निकल गए और इस दौरान उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने उनकी अगवानी की। इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस मौके पर कई अन्य राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार ने दही चूड़ा खाया। ये पारंपरिक भोजन है आज मकर संक्रांति का। और इस दौरान लालू यादव आग तापते नजर आए। मध्य प्रदेश के धार में चाइनीज मांझे से एक 7 साल के बच्चे की गर्दन कटने से उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बैन है, देश भर में ही बैन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर चाइनीज मांझा बैन है तो फिर ये कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, और क्या कोई ऐसा दूसरा मांझा है जो चाइनीज मांझे के नाम पर बेचा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वो चाइनीज मांझे से भी ज्यादा तेज है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। के इस मांझे से कई हादसे हो चुके हैं। सरकारी दावों में इस पर पाबंदी है, लेकिन इन दावों का सच इंटरनेट पर एक छोटा सा सर्च आपको बता देगा। यहाँ पर हमने डाला चाइना मांझा, यहाँ पर आ गया चाइनीज मांझा। तो आप इस तरह से चाइनीज मांझे खरीद सकते हैं। ये देखिए कई सारे वेरिएंट हैं, कई तरह के। ये जो चाइनीज थ्रेड है, किसी को थ्रेड नाम दिया है, किसी को कॉटन थ्रेड दिया है, किसी को नायलॉन नाम दिया है। ये देखिए ये येलो कलर का, ये नायलॉन कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं और ये आपके सामने आता है तो आप समझ सकते हैं अगर आपके गर्दन के रडार में आता है तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये खबर लेकर जब हम प्रशासन के पास पहुंचे तब उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया कि खतरनाक मांझे को ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। अब पत्र लिखकर प्रशासन ऑनलाइन बिक्री पर बैन लगवाने की बात कह रहा है। मैं इसको दिखवाता हूँ कि किस तरीके से ये अगर यहाँ के किसी लोकल मार्केट में या कहीं स्टोरेज है बिक रहा है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं दिल्ली से मंगाना चाहूँ और मेरे घर तो भोपाल में आ जाएगा तो फिर उसको लेके क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैन कराने के लिए कुछ पत्र वगैरह लिखेंगे शासन को? ये मैं देख लेता हूँ कि कौन सी संस्था से कार्रवाई हो सकती है, मैं पत्र लिखता हूँ। प्रदेश सहित देश में हर साल खतरनाक मांझे की वजह से कई लोग घायल होते हैं और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। मांझे पर बैन की बात तो कही जाती है, लेकिन ये ऑनलाइन बड़े आसानी से उपलब्ध है। एनडीटीवी ने इस बड़े गंभीर और संवेदनशील मामले को उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। अडानी समूह ने घोषणा की है कि धारावी में सुपात्र लोगों को वो पहले से बड़े फ्लैट्स देने जा रहा है। दरअसल अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना में मिलकर काम कर रहे हैं। ये करार अडानी समूह ने नवंबर 2022 में हासिल किया। कंपनी के मुताबिक योग्य सुपात्रों को दिए जाने वाले ये फ्लैट 350 वर्ग फुट के होंगे। ये मूल साइज से 17% बड़े फ्लैट्स होंगे। इन फ्लैट्स में एक किचन और टॉयलेट भी होगा। इसके अलावा रीडेवलपमेंट एरिया में कम्युनिटी हॉल, रिक्रिएशन स्थल, पब्लिक गार्डन, डिस्पेंसरी और बच्चों के लिए डे केयर सिस्टम भी होंगे। पहले यहां रहने वालों को 269 वर्ग फुट के फ्लैट मिल रहे थे। 2018 से राज्य सरकार ने 315 से 322 वर्ग फुट के फ्लैट देने शुरू किए। 1 जनवरी 2000 को कट ऑफ डेट होगी, जिसके हिसाब से सुपात्र निवासियों का चुनाव किया जाएगा। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।